हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता का प्रथम अध्याय। हिंदी में ये पूरा क्वेश्चन सीरीज है। 40 से 42 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर होगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता। हाँ, एक और बात, क्वेश्चन में मैं बोलने के बाद आपको 2 मिनट का समय दूंगा और आपको उतने समय में क्वेश्चन का आंसर सोच के, और अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो उस पे बनाना है, या फिर आपने एज्यूम करना है कौन सा आंसर होगा, उसके बाद मैं आंसर बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दंड प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर है सी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था यानी लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1974। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा अध्याय नागालैंड और अन्य जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? आंसर इज डी, अध्याय 12। ध्यान रखें, सीआरपीसी का चैप्टर 8, 10 और 11, सिर्फ ये 3 चैप्टर ही नागालैंड और अन्य जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 भ में वारंट केस परिभाषित किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है जो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष कारावास से अधिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा सी, समन मामला, धारा 2 ब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिवाद यानी कंप्लेंट की परिभाषा दी गई है? आंसर इज डी, 2D में कंप्लेंट की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा सी, 2C में। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सी में परिभाषित, 2C में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। आपका आंसर है आंसर बी, प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर इज सी, पुलिस स्टेशन 2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जांच की जाती है।
योर आंसर इज डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला, अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। दूसरा, एक मजिस्ट्रेट अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और तीसरा, अन्वेषण एक न्यायिक प्रक्रिया है। कूट दिए गए हैं, आप आंसर बताएं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आंसर जो है वो ए होगा। यहाँ पे 1 एवं 3 सही है, ये ऑप्शन आप सुधार लीजिएगा। अब हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। अन्वेषण पुलिस अधिकारी, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी ही करता है, लेकिन इंक्वायरी जो है यानी जांच वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। सेकंड जो है कि मजिस्ट्रेट अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये सही है। मजिस्ट्रेट अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन अन्वेषण एक न्यायिक प्रक्रिया है, ये गलत है। जांच एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, अन्वेषण एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। इसलिए 1 और 2 सही है। इस ऑप्शन को आप 2 बना सकते हैं। तो 1 और 2 सही है, बाकी ऑप्शन इसमें कुछ है नहीं, तो 1 एवं 2 सही है। ये आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा आरोप यानी चार्ज को परिभाषित करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2B। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, समन मामला 2W। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। योर आंसर इज संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा, यानी ए। ध्यान रखें, CRPC समवर्ती सूची का विषय है, यानी जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस एक धारा में अपराध शब्द की परिभाषा दी गई है। योर आंसर इज बी, धारा 2N। N में ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्न में से किसे कहा जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा ए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय तथा गैर जमानतीय अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। ये तो आसान सा सवाल था, पीछे भी आया था। ए, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19, एक संज्ञेय मामले में पुलिस को प्राधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, जमानतीय, ये य है, जमानतीय अपराध से तात्पर्य है। योर आंसर इज सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21,
किसी शिकायत का संबंध हो सकता है। योर आंसर इज सी, ए तथा बी दोनों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शिकायत जैसा कि धारा 2D दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है हो सकती है। आंसर इज सी, लिखित अथवा मौखिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अपराध का अन्वेषण किया जाता है। आंसर इज बी, पुलिस अधिकारी द्वारा। मैं एक बार फिर बता दूं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ही करता है, जबकि इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2B के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार अन्वेषण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आइए हम अलग अलग इसके विषय में थोड़ा समझ लें। देखिए, अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, ये सही है, ये सही है। अन्वेषण ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया, ये भी सही है। सी, अन्वेषण स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा किया था, ये गलत है। अन्वेषण जो है ये पीओ कर यानी पुलिस ऑफिसर करता है, न कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय। मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच करती है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो सिर्फ डी है, जो यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, असंज्ञेय अपराध वह अपराध है इसके लिए किसी पुलिस अधिकारी को आंसर इज वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार ना हो। आंसर इज बी, असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है। आंसर इज बी, जिस पर कोई असंज्ञेय अपराध करने की शंका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 2009 का 5, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 2 में खंड W अंतः स्थापित किया है और जो पीड़ित की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में करता है जो किसी ऐसे कार्य या चूक के कारण हुई हानि या क्षति से ग्रस्त है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, सम्मिलित करता है। योर आंसर इज बी, पीड़ित के संरक्षक या विधिक वारिस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अधीन वारंट मामले की परिभाषा उस अपराध से संबंधित मामले के रूप में की गई है जो दंडनीय है मृत्यु से या आजीवन कारावास से या डैश अवधि के कारावास से। योर आंसर इज बी, 2 वर्ष से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित विक्टिम की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में दी गई है। योर आंसर इज बी, धारा 2WA। ध्यान रखें, विक्टिम की परिभाषा 2WA में के रूप में 2009 में जुड़ी थी और ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि ये कब जुड़ा, विक्टिम की परिभाषा कब जुड़ी थी, किस वर्ष में। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी 2009 में ये जुड़ी थी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अन्वेषण का उद्देश्य है। योर आंसर इज सी, दोषी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है। आंसर इज ए, जमानतीय और सामान्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नागालैंड राज्य पर दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों के लागू न होने के कारणों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने निम्न वाद में किया है। इस क्वेश्चन में मैंने जहां से ये क्वेश्चन उठाया है वहां आंसर नागालैंड राज्य बनाम रतन सिंह दिया हुआ है, लेकिन मैं जब तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर ये पढ़ा था, नागालैंड राज्य बनाम चुंग, नागालैंड वर्सेस चुंग का मामला। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला था। तो ये दोनों ही आंसर जो हैं ये मुझे लगते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन आंसर जहाँ से दिया हुआ था वहाँ ये दिया हुआ था। तो दोनों ही आंसर को आप ध्यान में रखेंगे। जहाँ अगर कहीं ये ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर कोई एक ऑप्शन भी आपको मिल जाता है तो उसको आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे इस आंसर की लगती है। एक सेकेंड, इसको साफ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक अपराध विचारणीय है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, इन सभी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान से पढ़िएगा। गलत कथन को निर्दिष्ट कीजिए। इसमें आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, जांच एवं विचारण, ये न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, असंज्ञेय वाद को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 2L। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा जांच एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है। ये जो है कथन ये गलत है। जांच एक न्यायिक कार्यवाही है, अन्वेषण एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है। तो जांच एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है, ये गलत कथन है, बाकी के कथन सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 38, समन मामले का अर्थ है अपराध से संबंधित ऐसा मामला जो दंडनीय है। आपका आंसर हो जाएगा डी, 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, असंज्ञेय अपराध को अन्वेषण की अनुमति दी जा सकेगी। आपका आंसर हो जाएगा सी, उस अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, समन मामले का अर्थ है।
ये सीधा सा आंसर होता है इसका। ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है, जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ सीधे सीधे ये दिया हुआ है। ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है वो समन मामला है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। ये ध्यान से पढ़ेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है अन्वेषण, इसका उद्देश्य साक्ष्य का एकत्र करना है। जांच के विषय में ये बात कही जा रही है। आपराधिक मामले का दूसरा चरण जांच है, यह न्यायिक कार्यवाही नहीं है। अन्वेषण के विषय में ये बात कही जा रही है। तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। मैं थोड़ा टाइम आपसे लूंगा, आप आंसर दे लें तब मैं आंसर बताऊंगा। चलिए, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। ध्यान रखें, ये जो ऑप्शन है 2, इसको 3 बना लीजिएगा। ये मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप ऑप्शन को 3 और 4, ये 3 बना लीजिएगा। यहाँ पे ये 3 और 4 सही है। ठीक है, क्यों सही है? तो आपराधिक मामले का दूसरा चरण जांच होता है, ये सही बात है। और अन्वेषण जो है ये एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है, ये भी सही बात है। बाकी जो है मजिस्ट्रेट या न्यायालय अन्वेषण करता है तो ये गलत है, क्योंकि अन्वेषण पुलिस ऑफिसर करता है, न कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय। मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच करते हैं। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है, जांच के विषय में कह रहा है, जबकि जांच के साथ ऐसा नहीं होता है। साक्ष्य एकत्र करने के लिए अन्वेषण किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी के जो वो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी कहा 2 को आप 3 बना लीजिएगा, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। माफ करें, ये 41 फिर रिवाइज हो गया है। 42 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है। अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है। अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। नीचे आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 4 सही है। जान लें क्यों? क्योंकि अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना, ये गलत है, क्योंकि ऐसा जांच के विषय में कहा जाता है। नहीं, सॉरी सॉरी, 1, 2 और 4 सही है ना? हाँ ठीक है। तो अन्वेषण ठीक है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है अन्वेषण। उसके अलावा कह रहा है 4, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है, ये भी सही है। अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है, जांच न्यायिक कार्यवाही होती है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 हमारे सही हैं ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके 42 क्वेश्चंस जो थे अध्याय 1 से सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के कंप्लीट हुए। मैं इसको बिल्कुल पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, जबकि मैं अध्यायवार तरीके से, चैप्टर वाइज तरीके से ये सीरीज लेके आऊँगा। अभी चैप्टर 1 आपके लिए यहाँ पे है। इसके बाद लगातार 37-38 जो चैप्टर हैं सीआरपीसी के, जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके अध्यायवार में ऑब्जेक्टिव्स लेके आऊँगा। साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि ये जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से मैक्सिमम यानी 90% क्वेश्चंस जो हैं ये पीछे परीक्षाओं में यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको नेगलेक्ट तो आप नहीं कर सकते हैं, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अभी बिहार जुडिशरी की परीक्षा होने वाली है, यूपी का भी फॉर्म आने वाला है। तो हिंदी माध्यम वाले लड़कों से मेरी विशेष दरख्वास्त है कि इसको नेगलेक्ट ना करें और ज़रूर आप चैप्टर वाइज इसको बना लें, सॉल्व कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के MCQs के साथ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।